हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। आज हमारा डीएसए का थर्ड लेक्चर है। लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको डीएसए इंट्रोडक्शन एंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन कर दिया था। इसकी प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पे बना दिया, आप लोग वीडियोस को जरूर एक्सेस कर लेना। आज के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी एल्गोरिदम का हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। ओके, तो देखो, तो किसी भी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने से पहले आप लोगों को 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पॉइंट समझने के लिए मैं एक सिंपल प्रोग्राम यहां पर क्रिएट कर देता हूं। तो ये देखो, तो ये हमारे पास सिंपल प्रोग्राम है। अब अगर मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट का आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते टाइम आप लोगों को डिक्लेरेशंस, जैसे हम क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं, मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, या फिर जो ये ब्रेसेस वाली लाइन है, इनको कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते। तो ध्यान रखना, इस टाइप की चीजों को हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं करते। देन नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे पास एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? जैसे हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, देन ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। तो हम हमेशा इनके अकॉर्डिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो हमारे पास एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनके अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा एल्गोरिदम का या फिर प्रोग्राम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप हर एक लाइन को यहां पर इंक्लूड करो और फिर कैलकुलेट करने लगो कि इसके लिए कुछ टाइम लगेगा, इसके लिए कुछ टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होता। सिंपल जो हमारे पास एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। ओके, देन सेकेंड पॉइंट, आप एक काम करके देखना, आप इसी प्रोग्राम को सिस्टम पर बार बार एग्जीक्यूट करके देखना। तो जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे वो नीचे अलग अलग टाइम हर बार डिस्प्ले करवाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, आपकी मेमोरी के अकॉर्डिंग, प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग वो हर बार अलग अलग टाइम लेगा। अगर आप विंडोज के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हो सेम प्रोग्राम, आप लिनक्स या मैक के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हो तो अलग टाइम डिस्प्ले करेगा। अगर आप सेम एल्गोरिदम को i3 के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हो और i7 के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हो, एक में कम मेमोरी है, दूसरे में ज्यादा है, तो अगेन वो कम या ज्यादा टाइम आपको डिस्प्ले करेगा। तो क्या ऐसा होता है? क्या रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है कि सेम एल्गोरिदम वो अलग अलग टाइम ले रहा है? नहीं। तो पॉइंट यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हम लोग किसी भी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो कभी भी सेकंड या फिर माइक्रो सेकंड में नहीं निकालते। हम हमेशा यूज करते हैं यूनिट। हम हमेशा क्या चीज बोलते हैं कि इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा है, दैट इज 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो यहां पर हम क्या चीज लिखते हैं कि इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा है, दैट इज 1 यूनिट ऑफ टाइम। इसको कितना टाइम लगा है, दैट इज 1 यूनिट ऑफ टाइम। इसको भी अगेन 1 यूनिट ऑफ टाइम। इसको भी अगेन कितना टाइम लगा है, दैट इज 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो इस टाइप से जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है हमेशा, दैट इज 1 यूनिट ऑफ टाइम। अगर ये वाली स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रही है, जैसे बार बार एग्जीक्यूट होगी, तो ऑब्वियसली फिर ये 1 1 1 इस टाइप से 5 यूनिट्स ऑफ टाइम लेना स्टार्ट कर देगा। तो क्या मैं यहां पर कहीं पर भी सेकंड या माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड का यूज कर रहा हूं? नहीं, मैं हमेशा यहां पर यूज करता हूं यूनिट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि यूनिट जो है वो हर एक सिस्टम के लिए सेम हो जाता है। चाहे आप लिनक्स यूज करो, मैक, विंडोज, या फिर आपके सिस्टम की मेमोरी कम या ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यूनिट टर्म यूज करता हूं तो वो हर एक सिस्टम के लिए सेम हो जाता है। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर हम लोग किसी भी एल्गोरिदम का या किसी भी प्रोग्राम का टाइम कैलकुलेट करते हैं तो सेकंड में नहीं करते या मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड में नहीं करते। हम हमेशा उसके लिए टर्म यूज करते हैं, दैट इज 1 यूनिट ऑफ टाइम। कि इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा है, दैट इज 1 यूनिट ऑफ टाइम। राइट? तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने। अब हम इसके कुछ रूल्स पर आ जाते हैं कि एल्गोरिदम को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं, कैसे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहां देखो, तो यहां मैं रूल्स लिखता रहता हूं और यहां मेरे पास प्रोग्राम आ जाएगा। सो फर्स्ट रूल हमारे पास क्या था, दैट इज हर एक स्टेटमेंट जो है वो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में। सो ईच सिंपल स्टेटमेंट टेक्स
टेक्स 1 यूनिट ऑफ टाइम, जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था। देन आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट के अंदर ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है, चाहे वो 1 है, चाहे वो 1000 है, चाहे वो 10,000 है, उसे हम हमेशा 1 से ही डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर एक स्टेटमेंट है दैट इज इंट a इक्वल्स टू 10, और यहां मैंने प्रिंट कर दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a की वैल्यू मैं यहां पर प्रिंट कर देता हूं। सो यहां पर अगर बात करें तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो ये यहां पर 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, ये यहां पर 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, तो हमारे पास कितना टाइम आ गया है, दैट इज 2 यूनिट्स ऑफ टाइम। कितना टाइम आ गया हमारे पास, दैट इज 2 यूनिट्स ऑफ टाइम। अगर हमारे पास जैसे एक और प्रोग्राम ले लेते हैं, अगर हमारे पास ग्रेटर नंबर का प्रोग्राम है, जैसे हमारे पास ग्रेटर नंबर का प्रोग्राम है जिसमें मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया इंट a इक्वल्स टू 10, देन इंट b इक्वल्स टू 20, और यहां मैंने लिख दिया है दैट इज इफ a इज ग्रेटर देन 10, सॉरी a इज ग्रेटर देन b, तो यहां वो प्रिंट कर देगा दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a इज ग्रेटर, अदरवाइज एल्स में वो प्रिंट कर देगा दैट इज b इज ग्रेटर। तो यहां अगर आप लोग चेक करते हो, यहां देखो, यहां हमारे पास कितनी स्टेटमेंट आ रही है, ये देखो, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ये कितना टाइम लेगा, दैट इज 1 यूनिट, ये कितना टाइम लेगा, दैट इज ऑल्सो 1 यूनिट, देन ऑब्वियसली ये भी एग्जीक्यूट होगा, तो ये भी कितना टाइम लेगा, दैट इज 1 यूनिट, और उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट है, या तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट होती है, जैसे इस केस में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो ये यहां पर कितना टाइम ले रहा है, दैट इज 1 यूनिट। तो टोटल हमारे पास यहां पर कितने यूनिट्स हो गए, दैट इज 4 यूनिट ऑफ टाइम, जबकि यहां पर हमारे पास कितने थे, दैट इज 2 यूनिट्स ऑफ टाइम थे। तो ध्यान रखना, अगर आप लोगों के पास इस टाइप का कोई भी कांस्टेंट है तो उसके लिए हम हमेशा 1 वैल्यू ही यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो कांस्टेंट को डिनोट करता है। आप लोग इस प्रोग्राम को चाहे जिस मर्जी प्लेटफॉर्म के ऊपर चलाओ, चाहे उसके जो मर्जी रैम हो, मेमोरी हो, वो हमेशा इक्वल टाइम ही लेगा। सेम विद दिस प्रोग्राम, ये हमेशा कांस्टेंट टाइम ही लेगा। तो मैं यहां पर एक पॉइंट और लिख सकता हूं, दैट इज इफ देयर इज एनी कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास यहां पर 2 हो गया, या फिर हमारे पास 4 हो गया, या फिर 10 हो गया, या फिर 10,000 हो गया, जो मर्जी आप यहां पर ले लो, उसको हम किस चीज से डिनोट कर सकते हैं, वी कैन डिनोट इट बाई 1। हम हमेशा उसको 1 से ही डिनोट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो हमेशा कांस्टेंट को डिनोट करता है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला कोड जो है, आप जिस मर्जी सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट करो, वो हमेशा कांस्टेंट टाइम ही लेने वाला है। तो ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट। देन हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर अब मैं यहां पर एक लूप ले लेता हूं। तो यहां देखो, जैसे मैंने यहां पर एक फॉर लूप लगा दिया है, दैट इज फॉर एंड I equals to 1, then I should be less than or equals to n एंड आई प्लस प्लस। तो ये मेरे पास एक फॉर लूप आ गया है। ये वाला फॉर लूप कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, n टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, दैट इज n। तो ये प्रोग्राम हमारा n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर मैंने सिंपल लिख दिया है दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, n जो है वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो अगर आप यहाँ पर चेक करते हो, ये हमारा फॉर लूप कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, दैट इज n टाइम्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर n लिखा हुआ है। तो हमेशा एक पॉइंट का ध्यान रखना कि अगर हमारे पास सिंपल फॉर लूप है जो n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए मैं क्या चीज प्रोवाइड करूंगा, दैट इज n, मैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिंपल मैं यहां पर शॉर्ट में लिख सकता हूं, दैट इज अ लूप रनिंग n टाइम्स टेक्स n यूनिट ऑफ टाइम, क्योंकि वो n यूनिट ऑफ टाइम जो है वो यहां पर लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि वो n टाइम्स ही यहां पर एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इसके बाद एक और पार्ट पर आ जाते हैं, एक पार्ट पर और आ जाओ जो समझो। जैसे ये हमारे पास एक फॉर लूप है, इसके अंदर हमारे पास एक और फॉर लूप आ गया, इसके अंदर हमारे पास एक और फॉर लूप आ गया है, दैट इज इंट j इक्वल्स टू 1, देन j शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 5 एंड j प्लस प्लस। मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से प्रोवाइड कर दिया।
ये हमारे पास एक और फॉर लूप आ गया। तो ये देखो, जब हमारे पास ये वाला फॉर लूप 1 टाइम चलेगा तो ये 5 टाइम चलेगा। पॉइंट समझो, जब हमारे पास आउटर फॉर लूप 1 टाइम चलेगा, इनर फॉर लूप वो कितने टाइम्स चलेगा, दैट इज 5 टाइम्स। देन आउटर फॉर लूप जब अगेन सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगा तो इनर फॉर लूप हमारा कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, दैट इज अगेन 5 टाइम्स। यस या नो? अगेन जब बात करें हमारी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो जब ये वाला फॉर लूप आउटर फॉर लूप 3rd टाइम एग्जीक्यूट होगा तो इनर फॉर लूप अगेन कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, दैट इज अगेन 5 टाइम्स। तो ये आई होप समझ में आ रहा होगा। ये फॉर लूप की नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, सिंपल फॉर लूप की नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। तो इस टाइप से अगर हम चेक करें तो हर बार हमारे पास आउटर फॉर लूप जब भी एक बार एग्जीक्यूट होगा वो इनर फॉर लूप को कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करवाएगा, दैट इज 5 टाइम्स। इनर फॉर लूप हमारा 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं n की, अगर मैं बात करता हूं n की, अगर हमारे पास n वैल्यू आएगी तो ये अगेन कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, दैट इज 5 टाइम्स। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, दैट इज n into 5, दैट इज 5n। तो ध्यान रखना, इस टाइप में जो हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप है, आउटर फॉर लूप वो n टाइम्स चल रहा है जबकि इनर फॉर लूप वो कांस्टेंट टाइम ही एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम हमेशा यहां पर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और वो क्या हो जाएगा, दैट इज 5n टाइम्स। क्लियर है चीज? तो इस वाले प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आ गई है 5n टाइम्स। बट अगेन एक चीज का और ध्यान रखना कि मैं यहां पर कांस्टेंट को इग्नोर कर देता हूं और एट लास्ट हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, दैट इज n। तो ध्यान रखना, इस टाइप के केसेस में हम हमेशा कांस्टेंट्स को इग्नोर करते हैं। तो फोर्थ रूल हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इग्नोर कांस्टेंट। हम लोग हमेशा कांस्टेंट्स को, जो इस टाइप से कांस्टेंट्स होते हैं, इस टाइप के कांस्टेंट्स को हम इग्नोर करते हैं। अच्छा, इस चीज को हम लोग लिखेंगे कैसे, इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट इज ये हमारे पास फंक्शन है तो मैं यहां पर इसको कुछ इस टाइप से डिनोट कर दूंगा, दैट इज fn। ये हमारे पास फंक्शन है, n जो वो किसको डिनोट कर रहा है, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स वो एग्जीक्यूट होगा, दैट इज रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 5n। बट मैं यहां पर कांस्टेंट को इग्नोर कर दूंगा तो fn जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज n। तो यहां पर हम कांस्टेंट्स को इग्नोर कर सकते हैं। तो यहां पर 1-2 पॉइंट का ध्यान रखना है आप लोगों को। यहां पर ये जो पार्ट है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज मैथमेटिकल फंक्शन या फिर सिंपल फंक्शन भी आप लोग बोल सकते हो। और इस चीज को हम लोग क्या बोल लेंगे, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर सिंपल आप लोग एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो कि वो उतना ही टाइम एग्जीक्यूट लेगा प्रोग्राम को या फिर इस फंक्शन को या फिर इस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने में। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये बहुत बड़ा फंक्शन भी हो सकता है जो आगे प्रोग्राम्स के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी के लिए सिंपल क्या था कि अगर हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप आ रहा है, आउटर फॉर लूप n टाइम चल रहा है, इनर फॉर लूप कांस्टेंट टाइम चल रहा है, तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, दैट इज n into 5, दैट इज 5n। और यहां पर कांस्टेंट को इग्नोर करने के बाद क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज n। तो ये वाला प्रोग्राम हमारा n यूनिट ऑफ टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने में। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट रूल जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक और रूल पर आ जाओ। मान लेते हैं अगर हमारे पास यहां पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, मैं यहां पर कर देता हूं दैट इज n। मैंने यहां पर क्या कर दिया है, दैट इज n मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो अब ये एल्गोरिदम कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, तो ये चीज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां देखो जब यहां पर i की वैल्यू 1 है तो ये कितने टाइम से एग्जीक्यूट हो रहा है, नेस्टेड फॉर लूप वो कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज n टाइम। देन जब यहां पर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, मींस नेस्टेड फॉर लूप जब दोबारा से एग्जीक्यूट होगा तो इनर फॉर लूप अगेन कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, दैट इज n टाइम्स। तो ये देखो यहां पर भी n आ जाएगा। देन आउटर फॉर लूप जब 3rd टाइम एग्जीक्यूट होगा तो अगेन इनर फॉर लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट इज अगेन n टाइम। तो इस टाइप से अगर हम बात करें तो हर बार हमारे पास ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज n टाइम। ये कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज n टाइम।
तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज n इंटू एन। तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, डेट इज n स्क्वायर। तो अगर आप लोगों को कभी भी नेस्टेड फॉर लूप नजर आते हैं तो हम हमेशा उस केस में क्या कर देते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये भी आप लोगों को एक रूल, फिफ्थ रूल का ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई नेस्टेड लूप। हमारे पास जितने भी नेस्टेड लूप्स आएंगे आप हमेशा उनको मल्टीप्लाई करते रहोगे। अगर हमारे पास यहां पर एक और फॉर लूप आ गया, मान लेते हैं इस फॉर लूप के अंदर एक और नेस्टेड फॉर लूप आ गया, तो फिर क्या रहेगा, फिर यहां पर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, डेट इज n इंटू एन इंटू एन, क्योंकि एक और हमारे पास फॉर लूप आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, डेट इज n क्यूब। तो ध्यान रखना, जितने टाइम्स हमारे पास फॉर लूप नेस्टेड फॉर लूप आते रहेंगे उतने ही टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो जाएगा या फिर वो रेज टू पावर हो जाएगा। तो हमारे पास एट लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ये हमारे पास n स्क्वायर है जो इस वाले प्रोग्राम की है। तो नेस्टेड फॉर लूप के केस में हम हमेशा उनको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे पास यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप था, मान लेते हो नेस्टेड ना होकर इस फॉर लूप के अगर नीचे आ जाए फिर क्या रहेगा। यहाँ देखो मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, यहाँ हमारे पास एक और फॉर लूप आ गया, डेट इज एंड k इक्वल्स टू 1, देन k शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू n एंड k प्लस प्लस, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दी। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास एक और फॉर लूप इसके अंदर क्रिएट हो गया। तो अब अगर मुझे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, डेट इज फंक्शन। मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर इसको कुछ इस टाइप से लिखता हूं, डेट इज, ये हमारे पास क्या है, डेट इज फंक्शन। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, देखो ये वाला जो फॉर लूप है ये कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, डेट इज n टाइम। देन आ जाओ इस पर, ये हमारे पास कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, डेट इज n टाइम। तो n प्लस n, तो टोटल कितना टाइम हो गया, डेट इज 2n। टोटल हमारे पास कितना टाइम हो गया, डेट इज 2n। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डेट इज, ये जो पार्ट था ये हमारे पास कितना टाइम लेगा, डेट इज n। फिर मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगा, ये जो हमारे पास सेकंड फॉर लूप है इसको कितना टाइम लगेगा, डेट इज n। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया है, डेट इज 2n। और ऊपर हमारे पास ये जो आउटर फॉर लूप है इसको कितना टाइम लग रहा है, डेट इज n। तो ये क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाला जो n पार्ट है मैं यहाँ पर ना लिख के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये वाला जो आउटर फॉर लूप है ये क्या रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, डेट इज 2n स्क्वायर। क्या आउटपुट आ जाएगी, डेट इज 2n स्क्वायर टाइम ये लेगा एग्जीक्यूट होने में। या फिर आप चाहो तो इस टाइप से कर सकते हो, डेट इज n इंटू n, क्या वह पार्ट हो जाएगा, n इंटू n कितना पार्ट हो गया, डेट इज n स्क्वायर। देन अगेन n इंटू, ये भी क्या है, ये भी एक फॉर लूप आ गया जो n टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो n इंटू n अगेन कितना हो गया है, डेट इज n स्क्वायर। और आप यहाँ पर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, डेट इज 2n स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, डेट इज 2n स्क्वायर। बट यहां मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को कांस्टेंट इग्नोर करने हैं। तो यहां हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी इसकी, डेट इज n स्क्वायर। तो fn इक्वल्स टू n स्क्वायर हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो इस टाइप से आप लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी आनी चाहिए। यहां पर अगर हमारे पास अलग अलग लूप्स हैं तो उस केस में हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करते हैं। तो ये भी एक रूल है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज टू सेपरेट लूप्स देन ऐड देयर कॉम्प्लेक्सिटी। के अगर हमारे पास अलग अलग लूप हैं, ये वाला फॉर लूप आप रिमूव कर दो, हमारे पास एक फॉर लूप ये है और एक फॉर लूप हमारे पास ये है, तो n प्लस n क्या वैल्यू हो जाएगी, डेट इज 2n। बट कांस्टेंट को मैं अगर इग्नोर कर देता हूं तो लास्ट आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, डेट इज fn इक्वल्स टू n आउटपुट आ जाएगी, डेट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो इस टाइप से हर एक टाइप के एल्गोरिदम का आप लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक और फॉर लूप आ गया, इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप आ गया है, डेट इज एंड m इक्वल्स टू 1, देन m इज लेस देन और इक्वल्स टू n एंड m प्लस प्लस। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक और फॉर लूप आ गया। तो अब अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालता हूं तो क्या आएगी, यहां पर आप इन सबको रब कर दो, दैट इज इस वाले फॉर लूप के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
क्या आएगी, डेट इज n। देन इसके नीचे एक और फॉर लूप है, तो मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, प्लस सिंबल कर दूंगा, और इस वाले फॉर लूप के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, डेट इज n, और इसके अंदर एक और फॉर लूप है, तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, डेट इज n इंटू n, डेट इज n स्क्वायर। तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज n स्क्वायर, और हमारे पास एक आउटर फॉर लूप है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, डेट इज n, और ये जो n है ये हमारा इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, डेट इज n इंटू n प्लस n स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज n स्क्वायर प्लस n क्यूब। तो हमारे पास ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो मैं यहां पर कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डेट इज fn इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस n क्यूब। तो ये हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आ रही है इस वाले प्रोग्राम की। बट यहां पर ध्यान रखना, इस टाइप की अगर कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो उस केस में हम क्या काम कर देंगे, जो भी हमारे पास लोअर पावर है हम उसको भी इग्नोर कर देंगे। तो एट लास्ट हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, डेट इज n क्यूब, डेट इज fn इक्वल्स टू n क्यूब, हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो एक और रूल जो यहां पर ऐड हो चुका है, डेट इज ड्रॉप लोअर पावर। तो जितनी भी हमारे पास लोअर पावर्स हैं, चाहे वो एक लोअर पावर है चाहे जितनी मर्जी है, तो इनमें से जो भी हाईएस्ट पावर रहेगी सिर्फ हम उसी को इंक्लूड करेंगे, बाकी जितनी भी लोअर पावर्स रहेंगी हम लोग उसको हमेशा ड्रॉप कर देंगे, उसको हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है चीज? तो इन्हीं रूल्स के बेसिस पर हम हर एक टाइप के एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक दो प्रोग्राम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के देखता हूं और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ टास्क प्रोवाइड करूंगा जो आप लोगों को कमेंट के अंदर मुझे रिप्लाई करके दिखाना। तो यहां मैं सबसे पहले स्वैपिंग टू नंबर्स का प्रोग्राम बना लेता हूं। तो ये हमारे पास सिंपल प्रोग्राम बन गया है स्वैपिंग टू नंबर्स का, जो आप यहां पर आउटपुट भी देख सकते हो। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालनी है वो चीज समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास ये दो स्टेटमेंट आ रही हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट कौन सी है, डेट इज असाइनमेंट स्टेटमेंट है। सिमिलरली हमारे पास एक असाइनमेंट स्टेटमेंट ये वाली आ गई, तो दो हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट अगर हम इनकी भी बात करें तो ये भी असाइनमेंट स्टेटमेंट ही है। तो यहां देखो ये सारी की सारी क्या है, दीज ऑल आर असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। तो देखा जाए तो हमारे पास ये 5 असाइनमेंट स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, डेट इज प्रिंट स्टेटमेंट। सिमिलरली इसके नीचे वाली स्टेटमेंट भी कौन सी है, डेट इज प्रिंट स्टेटमेंट। तो टोटल हमारे पास यहां पर कितनी स्टेटमेंट आ रही है, डेट इज 7 स्टेटमेंट्स आ रही है। तो मैं सिंपली यहां पर क्या चीज लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं डेट इज फंक्शन, जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन n इक्वल्स टू 5 हमारे पास असाइनमेंट है, डेट इज असाइनमेंट स्टेटमेंट प्लस 2 हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी स्टेटमेंट आ चुकी है, डेट इज 7 स्टेटमेंट्स। और अब अगर बात करें तो ये वाला फंक्शन कितना टाइम लेगा, डेट इज 7 यूनिट्स ऑफ टाइम जो है ये लेगा। इस प्रोग्राम को या फिर स्वैपिंग टू नंबर्स वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में ये कितना टाइम लेगा, डेट इज 7 यूनिट्स ऑफ टाइम। बट मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो हम उसे क्या डिनोट कर देंगे, डेट इज 1 से हम उसको रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि 1 जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो 1 मैंने यहां पर क्यों प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है आप इसको किसी भी सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट करो, चाहे वो विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, चाहे वो जो मर्जी प्रोसेसर है, वो हमेशा कांस्टेंट टाइम ही लेगा। कांस्टेंट टाइम लेने की वजह से ही हमने यहां पर इसको क्या प्रोवाइड कर दिया है, डेट इज 1। तो इस टाइप से हम यहां स्वैपिंग टू नंबर्स प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, एक प्रोग्राम और क्रिएट कर देता हूं, डेट इज फैक्टोरियल नंबर या फिर कैलकुलेट फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये दो स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट हमारी कौन सी स्टेटमेंट है, डेट इज असाइनमेंट स्टेटमेंट। सिमिलरली इसके नीचे वाली स्टेटमेंट भी कौन सी है, डेट इज असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट्स जो है वो एक एक बार एग्जीक्यूट होगी। देन लूप, लूप यहां पर कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, डेट इज n टाइम्स। तो ये यहां पर कितना टाइम लेगा, ये बेसिकली क्या है, डेट इज लूप है। तो लूप जो है वो कितना
टाइम ले रहा है, दैट इज n यूनिट्स ऑफ टाइम। एंड एट लास्ट हमारे पास एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी है, तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये कितना टाइम लेगा, दैट इज 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो मैं अगर यहां पर डिनोट करता हूं दैट इज fn, तो fn हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट्स है, देन हमारे पास लूप आ गया जो n टाइम चलेगा, तो मैं यहां पर n डिनोट कर दूंगा। एंड एट लास्ट हमारे पास एक प्रिंट स्टेटमेंट भी है, तो मैं यहां पर 1 प्रोवाइड कर दूंगा। तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दैट इज fn इक्वल्स टू n+3, तो n+3 हो जाएगा। और अब मैं यहां पर कांस्टेंट को रिमूव कर दूंगा, तो एट लास्ट हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, दैट इज n। तो यहां पर फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई है, दैट इज n यूनिट ऑफ टाइम। ये वाला प्रोग्राम n यूनिट ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम फैक्टोरियल प्रोग्राम की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते। जो रूल्स मैंने आप लोगों को बताए थे वही रूल्स आप लोगों को यहां पर फॉलो करने हैं, अप्लाई करने हैं। और एक और प्रोग्राम कर देते हैं लास्ट, दैट इज स्टार पैटर्न। एक स्टार पैटर्न का भी प्रोग्राम क्रिएट करके दिखाता हूं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं वो चीज समझते हैं। देखो, तो ये हमारे पास सिंपल प्रोग्राम आ गया, एक बार आप इसे रन करके देखो ये किस टाइप का स्टार पैटर्न प्रिंट कर रहा है, दैट इज 10 अब मुझे इस वाले प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, यहां देखो। अब आप यहां देखो हमारे पास फॉर लूप है, फॉर लूप जो है वो अगर एक बार चलेगा तो यहां पर नेस्टेड फॉर लूप जो है वो कितने टाइम्स चलेगा, वो भी एक ही बार चलेगा, क्योंकि मैंने यहां पर कंडीशन कुछ इस टाइप से प्रोवाइड की हुई है। देन आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो इनर फॉर लूप वो कितने टाइम्स चलेगा, दैट इज अगेन 2 टाइम्स। अगर आउटर फॉर लूप 3rd टाइम चलेगा, 3rd टाइम एग्जीक्यूट होगा तो ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। आउटर फॉर लूप 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो फिर ये 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, 4th टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अगर आउटर फॉर लूप 4th टाइम एग्जीक्यूट होगा तो इनर फॉर लूप वो 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो इस टाइप से हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप जो है वो काम करता रहेगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकाल लेंगे वो चीज समझते हैं। देखो सिंपल, मैं यहां पर फंक्शन क्रिएट कर दूंगा, तो यहां पर स्टार कैसे प्रिंट हो रहे हैं, पहले 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 3 स्टार। तो इस टाइप से हमारे पास स्टार्स जो है वो प्रिंट होते रहेंगे। कब तक प्रिंट होंगे, जब तक कि हमारे पास वो n वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता। तो इसका सम कितना हो जाएगा, आप लोगों को मैथ्स आती है तो इतना, इसका सम कितना हो जाएगा, दैट इज n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। तो ये सिंपल मैथ्स है कि अगर हम इसका सम करेंगे तो उसका सम कैसे निकल जाएगा, दैट इज n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। सो हमारे पास यहां पर fn की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज n² डिवाइड बाई 2। ये ध्यान रखना ये n² है, ओके। तो n² डिवाइड बाई 2 प्लस n डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास कुछ इस टाइप से फंक्शन यहां पर आ जाएगा। और अब आप यहां पर कांस्टेंट को इग्नोर कर दो, तो कांस्टेंट को अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज n² प्लस n। तो हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या आ गई है, दैट इज n² प्लस n। और अब मैं यहां पर लोअर पावर को भी रिमूव कर दूंगा या फिर इग्नोर कर दूंगा। तो एट लास्ट हमारे पास यहां पर इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, दैट इज n²। पॉइंट क्लियर है चीज, n² या फिर आप यहां पर n इंटू n कर दो, क्योंकि n² जो है वो यहां पर प्रॉपरली नहीं आ रहा। तो हमारे पास इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ चुकी है, दैट इज n² आ जाएगी। तो देख रहे हो सिंपल स्टार पैटर्न, ये जो हमारे पास स्टार पैटर्न था, इस वाले स्टार पैटर्न की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, दैट इज n²। और इस टाइप से हम इसकी सिंपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। तो यहां पर अब मैं आप लोगों को एक टास्क प्रोवाइड करता हूं, आप लोगों को इन सभी प्रोग्राम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई करना है। अगर आप लोगों को ये बेसिक प्रोग्राम्स है, अगर आप लोगों को इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी आ गई, दैट मींस कि आप लोगों को बेसिक पार्ट समझ में आ चुका है। हालांकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज बड़े प्रोग्राम के लिए थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो प्रैक्टिस मांगता है, बट सबसे पहले ये बेसिक पार्ट है। आप लोग इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीखो, स्टेप बाय स्टेप किस टाइप से निकालते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ, मैं चेक करता हूं कि आप लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आ गया है या नहीं आया है।
ओके अब यहाँ पर एक चीज और देखना, जब भी आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज निकालोगे ना तो काफी सारे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज वो कॉमन आएगी। जैसे बहुत सारे प्रोग्राम की n स्क्वायर ही आएगी, बहुत सारे प्रोग्राम्स के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n ही आएगी, बहुत सारे प्रोग्राम्स के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 ही आएगी। तो इस टाइप से हमारे पास कुछ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी देख रहे हो। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जैसे 1 log n, n log n, then n square, n cube, 2 raised to power n and then n naught। बहुत सारे प्रोग्राम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कुछ इस टाइप से मिलेगी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 1 जो है 1 को हम लोग क्या बोल देते हैं नॉर्मली, दैट इज कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट टाइम का क्या मतलब है कि वो हमेशा फिक्स टाइम ही लेगा, चाहे आप जिस मर्जी सिस्टम या फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट करो वो सेम टाइम ही लेगा। और ये इसके कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे रिटर्न वैल्यू या फिर एक्सेस एरे एलिमेंट, ये हमेशा सेम टाइम ही लेगा। अब 1 कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज कांस्टेंट टाइम को अगर आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? ये देखो, ये हमारे पास ग्राफ है, तो ये यहां पर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज टाइम को, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नंबर ऑफ इनपुट्स। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं कांस्टेंट टाइम की, तो वो यहां पर हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज दिस वन। मैं यहां पर सिंपल स्ट्रेट लाइन से उसको डिनोट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट टाइम ही लेने वाला है। आप जितने मर्जी नंबर ऑफ इनपुट्स इंक्रीज करते रहो वो हमेशा कांस्टेंट टाइम ही लेगा। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज log n की, जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज लॉगरिथमिक टाइम, जो बेसिकली बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? मैं सिंपली यहां पर कुछ इस टाइप से प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये देखो, तो log n को हम कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स ज्यादा आते रहेंगे वो थोड़ा थोड़ा टाइम जो है यहां पर इंक्रीज करता रहेगा। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। दैट मींस के log n, अगर किसी भी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है, दैट मींस के वो एल्गोरिदम अच्छा है। क्यों? क्योंकि टाइम जो है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा जैसे जैसे हम नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ाएंगे। सो कांस्टेंट के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और log n के लिए हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा, और ये भी अच्छा ही एज्यूम होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज n, दैट इज लीनियर टाइम। अब लीनियर को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो वो कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपका टाइम भी इंक्रीज होता रहेगा। जैसे लीनियर सर्च के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n होती है, या फिर सिंगल लूप की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n होती है, जो हम लोगों ने अभी भी कई बार कैलकुलेट किया है। तो लीनियर टाइम भी वो भी ओके ही होता है। बहुत सारे एल्गोरिदम्स जो है वो लीनियर टाइम जो है उस पर काम करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज n log n, जिसे हम लीनियरिथमिक टाइम भी बोलते हैं, जो बेसिकली मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट लेता है। तो इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो कैसे करोगे? ये लीनियर टाइम से थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा टाइम लेगा, तो मैं यहाँ पर इसको कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर लीनियर से थोड़ा ज्यादा टाइम लेना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स इंक्रीज होते रहेंगे वो ज्यादा ज्यादा टाइम लेना स्टार्ट कर देगा। तो n log n जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ये पॉइंट का ध्यान रखना है कि n log n जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो ज्यादा टाइम लेना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ाएंगे वो ज्यादा टाइम लेना स्टार्ट कर देगा। देन हम अगर बात करते हैं n स्क्वायर की, जिसे हम क्वाड्रेटिक टाइम भी बोलते हैं, जो बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट या फिर नेस्टेड लूप्स के अंदर यूज होता है। तो n स्क्वायर को अगर आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो तो वो कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट होने लग जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम यहां पर लेना स्टार्ट कर देगा। तो n स्क्वायर हो गया, या फिर n क्यूब हो गया, या फिर एक्सपोनेंशियल टाइम दैट इज 2 raised to power n। तो ये वाले एल्गोरिदम सारे के सारे बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो यहां पर कुछ इस टाइप से टाइम लेना स्टार्ट कर देगा। और अगर हम बात करें फैक्टोरियल टाइम की, दैट इज n0, तो ये तो बहुत ही ज्यादा टाइम लेना
स्टार्ट कर देगा। तो ये तो वर्स्ट होता है, ये चीज का ध्यान रखना। अगर किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n नॉट आ रही है तो वो अच्छा नहीं है। ये चीज का ध्यान रखना है कि ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं ये अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट्स इंक्रीज करते रहोगे वैसे वैसे ये बहुत ज्यादा टाइम लेना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो प्रॉपर सीक्वेंस में बता दिया है कि 1 जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, log n जो है वो थोड़ा कम अच्छा होता है बट फिर भी बहुत अच्छा कंसीडर होता है, देन n जो बेसिकली लीनियर टाइम होता है ये भी अच्छा होता है। तो इस टाइप से हमारे पास ये कुछ कॉमन कॉम्प्लेक्सिटीज है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यही कॉम्प्लेक्सिटीज है, बहुत बड़े बड़े एल्गोरिथम्स की अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज निकल कर आती हैं, बट ये कुछ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। तो ये लिस्ट और ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को याद रखना है। ओके, सो आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किसी भी एल्गोरिथम का हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और ये रूल्स भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इन केस अगर आप लोगों को किसी भी प्रोग्राम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी नहीं आ रही है या फिर आप लोग चाहते हो कि इस प्रोग्राम के मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन करूं तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना और अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करना। ओके, थैंक यू।